बिल्कुल। ये पूरी स्थिति ना किसी ऐतिहासिक पॉलिटिकल थ्रिलर से कम। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि मतलब एक विदेशी कंपनी जो सिर्फ मसाले और सूती कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की नींव रख देगी? हाँ, मतलब ये सुनने में ही काफी अजीब लगता है। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति ना किसी ऐतिहासिक पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं लगती। एक ऐसी कहानी जहां मुट्ठी भर व्यापारी पहले एक भूभाग पर कब्जा करते हैं, फिर उनके मुनाफे को कंट्रोल करने के लिए लंदन में बैठे सांसद जो कानून बनाते हैं, वही कानून धीरे धीरे एक आधुनिक राष्ट्र के प्रशासनिक ढांचे में बदल जाते हैं। राइट। और इस पूरी विकास यात्रा की सबसे विडंबनापूर्ण बात यही है कि शुरुआत में जो उद्देश्य था वो कतई सुशासन या लोकतंत्र स्थापित करना नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। एक व्यापारिक कंपनी का जो चार्टर था ना, वो पूरी तरह से एकाधिकार और मुनाफे को बचाने के लिए गढ़ा गया था। लेकिन उसने अनजाने में ही सही उन संस्थानों को जन्म दे दिया जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत की रीढ़ बनी। जी। अगर हम इसे एक कानूनी इतिहासकार के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद जटिल लेकिन बहुत ही आकर्षक विषय है ना? और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है, वो भी ठीक यही है। हम कुछ बहुत ही खास ऐतिहासिक दस्तावेजों, ब्रिटिश संसदों के अधिनियमों और हमारी अपनी संविधान सभा के विस्तृत रिकॉर्ड्स के आधार पर भारत के संवैधानिक विकास की इस पूरी कालानुक्रमिक यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। जी बिल्कुल। मतलब 1773 के उस पहले रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 26 नवंबर 1949 तक के उस ऐतिहासिक दिन तक जहां भारत ने आजादी के साथ अपना संविधान खुद अंगीकृत किया। जी। तो इस यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर में जाना होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार से आगे बढ़कर एक राजनीतिक ताकत बन रही थी। हाँ, तो इस यात्रा की जो सबसे पहली नींव है वो हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिखाई देती है। लेकिन इस एक्ट के आने का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए 1765 में जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। एग्जैक्टली जब उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया तो कंपनी के अधिकारी बेतहाशा अमीर होने लगे। मतलब वे जब वापस इंग्लैंड लौटते ना तो उनके पास अकूत संपत्ति होती थी। हाँ, वो नवाब कहलाते थे वहाँ। बिल्कुल। और इस चीज ने ब्रिटिश संसद में बैठी सरकार की नींद उड़ा दी। सरकार को लगा कि अगर ये कंपनी ऐसे ही बिना किसी लगाम के काम करती रही तो एक दिन ये ब्रिटिश ताज को ही चुनौती दे देगी। राइट। अगर मैं इसे आज के आधुनिक कॉरपोरेट संदर्भ में रखकर देखूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे आज की कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसी किसी दूसरे महाद्वीप के एक छोटे देश पर कब्जा कर लें, अपना निजी प्रशासन चलाने लगे और फिर उस मल्टीनेशनल कंपनी के देश की असली सरकार घबरा जाए कि ये कॉरपोरेट अधिकारी हमारे ही कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। तो फिर वो सरकार उस कंपनी के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कानून थोपने लगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भारतीयों के किसी कल्याण के लिए नहीं था? मतलब वो सिर्फ लंदन की सत्ता द्वारा अपने ही रोग अधिकारियों पर लगाम कसने का एक टूल था? हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये तुलना उस समय की जमीनी हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से पेश करती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के मामलों को रेगुलेट यानी विनियमित करने का पहला विधायी प्रयास था। राइट। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। इसके अलावा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे बने थे। मैंने स्रोतों में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रशासनिक खामी छोड़ दी गई थी। वो क्या? गवर्नर जनरल और इस नए सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का ना कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं था। ओह अच्छा। हाँ, जिससे आए दिन उनके बीच टकराव होने लगा। मतलब कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कौन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और शायद इसी भारी प्रशासनिक कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए कुछ सालों बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। हाँ? मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि इस एक्ट ने कंपनी के ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया था। इसने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। एग्जैक्टली। मतलब व्यापारिक मामलों के लिए एक कोड ऑफ डायरेक्टर्स था जो कंपनी के शेयर धारकों को रिप्रेजेंट करता था, और राजनीतिक, सैनिक और राजस्व मामलों के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यों वाले एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। राइट।
और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बनने के साथ ही ना भारत में द्वैत शासन या डबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। अब आप सोचकर देखिए कि उस दौर में संचार का साधन सिर्फ समुद्री जहाज थे। हाँ, जिन्हें महीनों लग जाते थे। बिल्कुल, एक तरफ की यात्रा में महीनों लगते थे और लंदन में बैठे ये 6 लोग तय कर रहे थे कि हजारों मील दूर भारत में सेना कहाँ जाएगी या किस रियासत से कैसे निपटा जाएगा। मतलब ये तो बहुत ही अव्यवहारिक लगता है सुनने में। था तो सही। भले ही ये व्यवस्था धीमी और जटिल थी, लेकिन इसने पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाने का एक कानूनी आधार दिया। ये केंद्रीकृत प्रशासन या सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा और सोच समझकर उठाया गया कदम था। और सत्ता के इस सेंट्रलाइजेशन का सबसे आक्रामक रूप तो हमें 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। इस एक्ट ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों से उनकी कानून बनाने की सारी शक्तियां ही छीन ली। हाँ, वो बहुत बड़ा शिफ्ट था। बिल्कुल, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब सीधे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत अब तक ये पूरी तरह से समझ चुकी थी कि इतने बड़े उपमहाद्वीप को टुकड़ों में नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। मतलब इसे एक सिंगल कमांड सेंटर से ही चलाया जा सकता है। हाँ, प्रशासन को एक मुट्ठी में कैद करने की ये रणनीति एकदम स्पष्ट थी। 1833 के एक्ट ने न केवल विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण किया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय में बदल दिया। मतलब अब उनका काम व्यापार करना था ही नहीं। राइट। अब उनका काम क्राउन की ओर से भारत पर शासन करना था। एग्जैक्टली। और फिर 1853 के अगले चार्टर एक्ट तक आते आते इन्होंने गवर्नर जनरल की परिषद में कानून बनाने यानी विधायी और प्रशासन चलाने यानी कार्यकारी के कार्यों को भी अलग अलग कर दिया। ये एक तरह से आधुनिक संसद की एक बहुत ही छोटी और शुरुआती रूपरेखा थी। अच्छा। लेकिन ब्रिटिश सरकार के इस पूरे कंट्रोल रूम वाले प्रयोग को 1857 के विद्रोह ने तहस नहस कर दिया। वो क्रांति इतनी व्यापक थी ना कि व्यापारिक कंपनी का जो मुखौटा था वो हमेशा के लिए गिर गया। हाँ, उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से अंत कर दिया जाता है। यहाँ से भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो जाता है। राइट। 1857 के झटके ने ना ब्रिटिश ताज को ये एहसास करा दिया था कि एक बिचौलिए मतलब कंपनी के जरिए इतने बड़े साम्राज्य को नहीं बचाया जा सकता। हाँ। तो 1858 के एक्ट ने व्यवस्था को पूरी तरह से क्राउन के प्रति जवाबदेह बना दिया। गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय की उपाधि दी गई, जो सीधे ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था। और लॉर्ड कैनिंग इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। बिल्कुल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली दोहरी व्यवस्था 1784 से चल रही थी ना, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लंदन में भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद सृजित किया गया। अच्छा। और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद भी बनाई गई। तो अब प्रशासन का एक सीधा पदानुक्रम या हायरार्की बन गया था। मतलब लंदन में ब्रिटिश संसद, उनके नीचे भारत सचिव, भारत में उनका वाइसरॉय और फिर बाकी का प्रशासन। हाँ, एकदम एक सीधी लाइन। लेकिन असली पेच तो इसके बाद शुरू होता है, जब अंग्रेजों ने देखा कि सीधे शासन करने के बावजूद भारतीयों में राष्ट्रवाद पनप रहा है, तो उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक कानूनी चाल चली। आप 1909 के एक्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 1861 और 1892 के परिषद अधिनियमों में कुछ दिखावटी बदलावों के बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आता है। हमारे स्रोतों में इसे भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना कहा गया है। और ये घटना विकास के नजरिए से नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये इसके विनाशकारी परिणामों की वजह से बहुत अहम थी। सही कहा आपने। इस एक्ट ने जो किया वो सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि समाज को भीतर से तोड़ने का एक पूरा वैधानिक दस्तावेज था। आप देखिए, 1909 के अधिनियम के जरिए अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की। हाँ, ये बहुत डैमेजिंग था। बहुत ज्यादा। ये केवल कुछ सीटें आरक्षित करने का मामला नहीं था। इसका मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे। इसने भारतीय राजनीति में धर्म को एक कानूनी और चुनावी मान्यता दे दी।
राइट। लॉर्ड मिंटो को तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया था जिसने समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक प्रतिद्वंदी बना दिया। तो इस पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को अगर हम गहराई से समझें, तो जिस विभाजन का दर्द देश ने 1947 में झेला, उसकी असली कानूनी और मनोवैज्ञानिक नींव इसी 1909 के एक्ट में रख दी गई थी। मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ। अंग्रेजों की वो जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, जो पहले सिर्फ एक प्रशासनिक चाल हुआ करती थी, वो अब उनका बाकायदा कानून बन चुकी थी। बिल्कुल। और इसके बाद 1919 का अधिनियम आता है, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस एक्ट में एक शब्द बार बार उभर कर आता है, प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी की शुरुआत। लेकिन मुझे ना 1919 के इस द्वैध शासन का जो पूरा मैकेनिज्म है, वो बड़ा अजीब और अव्यावहारिक लगता है। अव्यावहारिक किस मायने में? देखिए, इसमें प्रांतीय विषयों को दो स्पष्ट भागों में बांट दिया गया, आरक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड। आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय, वित्त और राजस्व जैसे सभी अहम और ताकतवर विभाग शामिल थे, जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के पास सुरक्षित थे। राइट। और दूसरी तरफ हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन जैसे विभाग थे, जो भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए। हाँ। तो अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि आपने भारतीय मंत्रियों को एक गाड़ी की स्टीयरिंग तो पकड़ा दी, बिल्कुल, और कहा कि अब आप शिक्षा और स्वास्थ्य की मंजिल तक पहुंचिए। हाँ। लेकिन उस गाड़ी का ब्रेक, क्लच और सबसे महत्वपूर्ण मतलब पेट्रोल की चाबी, जो कि वित्त विभाग था, एग्जैक्टली, हाँ, वो ब्रिटिश गवर्नर ने अपनी जेब में रखी हुई थी। बिना पैसे के कोई भारतीय मंत्री स्कूल या अस्पताल कैसे बनवा सकता था? मतलब क्या ये प्रणाली काम करने के लिए डिजाइन ही की गई थी, या ये महज एक धोखा था? इस स्टीयरिंग और ब्रेक वाले उदाहरण ने ना 1919 के अधिनियम की पूरी विफलता को बहुत ही सटीक ढंग से समझा दिया है। इसका उद्देश्य वास्तव में भारतीयों को सत्ता सौंपना था ही नहीं। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है। ये सिर्फ सत्ता साझा करने का एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी, इल्यूजन था बस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थीं, और ब्रिटिश सरकार बस ये दिखाना चाहती थी कि वह एक उत्तरदायी सरकार की ओर कदम बढ़ा रही है। लेकिन असली ताकत तो उनके पास ही थी। बिल्कुल, धन और डंडा उनके अपने गवर्नरों के पास ही सुरक्षित था। भारतीय मंत्रियों को जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने का अधिकार और पैसा बिल्कुल नहीं दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रणाली तो बुरी तरह से विफल होनी ही थी। और इसी दिखावे, प्रयोगों और विफलताओं के दौर से गुजरते हुए हम भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे विशालकाय और जटिल दस्तावेज तक पहुंचते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कोई मामूली कानून नहीं था। ये इतना लंबा और विस्तृत दस्तावेज था कि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। हाँ, 1935 का अधिनियम सिर्फ लंबा नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा और आखिरी बड़ा संवैधानिक ढांचा था। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अच्छा। और 1919 में जो विवादित द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था ना, उसे इस 35 के एक्ट ने समाप्त कर दिया और प्रांतों को एक हद तक प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की। मतलब प्रांतीय स्तर पर मंत्रियों को अधिक ताकत दी गई। बिल्कुल। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और न्याय व्यवस्था को केंद्रीकृत करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की भी स्थापना का प्रावधान किया गया। पर यहाँ ना मुझे इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास या आयरनी नजर आती है। वो क्या? इस 1935 के एक्ट का भारत में लगभग हर बड़े राजनीतिक दल ने कड़ा विरोध किया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, क्योंकि असली कंट्रोल तो अभी भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास था। हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत मशहूर है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहकर खारिज कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जिस एक्ट को उस समय के तमाम बड़े नेताओं ने सिरे से नकार दिया था, जिसे स्वतंत्रता का कोई भी वास्तविक अधिकार न देने वाला बताया था, आजादी के बाद वही 1935 का एक्ट हमारे वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा वैचारिक और प्रशासनिक स्रोत कैसे बन गया? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ये विरोधाभास सतह पे जरूर दिखता है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है ना, वो बहुत तार्किक है।
राष्ट्रवादियों का विरोध 1935 के एक्ट के राजनीतिक नियंत्रण वाले हिस्से से था। अच्छा। उस एक्ट में स्वराज की या सेल्फ रूल की कोई भावना नहीं थी। सत्ता की जो अंतिम डोर थी वो अभी भी लंदन के व्हाइट हॉल से बंधी थी और गवर्नरों के पास वीटो पावर थी। राइट, वो तो कभी भी किसी फैसले को रोक सकते थे। एग्जैक्टली। लेकिन इसका जो प्रशासनिक ढांचा था ना, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब जो संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियां हैं, न्यायपालिका की जो पदानुक्रमित संरचना है और लोक सेवा आयोगों का स्वरूप, वो मशीनरी बहुत ही मजबूत, सुपर परिभाषित और व्यवहारिक थी। ओ, अब मैं समझा। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं को प्रशासन के नए प्रयोग एकदम शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उस सुचारू रूप से चल रही ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को ही अपनाया, लेकिन उसमें से औपनिवेशिक तानाशाही और वीटो पावर को निकालकर उसमें एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक आत्मा डाल दी। बहुत खूब। मतलब मशीन वही थी, बस अब उसे चलाने वाले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। बिल्कुल सही। यानी मशीनरी की अहमियत को समझा गया और उसे अपने अनुकूल ढाल लिया गया। और ये जो अनुकूलन था वो आज़ादी के उस अशांत दौर में हो रहा था। 1942 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। हाँ। उन्होंने युद्ध के बाद पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज या डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया, लेकिन महात्मा गांधी ने इस वादे की असलियत को पहचानते हुए इसे दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक या पोस्ट डेटेड चेक करार दिया। क्योंकि तब तक भारतीय जनता की जो आकांक्षाएं थी ना, वो डोमिनियन स्टेटस से बहुत आगे निकल चुके थे। हाँ, अब तो पूर्ण स्वराज चाहिए था। बिल्कुल, अब उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए था। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने और उसके बाद जो आंदोलन चले, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज अब ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। फिर अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने पहली बार भारत की अपनी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का एक ठोस रास्ता साफ किया। राइट। हालांकि संविधान सभा के काम शुरू करने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बिगड़ती गईं और 3 जून 1947 की माउंटबैटन योजना आई, जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की एक अत्यंत दर्दनाक और रक्तरंजित रूपरेखा तय कर दी। हाँ, वो बहुत ही दुखद समय था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद का अंतिम कदम था, जिसने भारत पर उनके आधिपत्य को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। जी। लेकिन इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल, दंगों और विभाजन के बीच ना, दिल्ली के एक हॉल में जो सबसे शांत और रचनात्मक काम चल रहा था, वो था भारत के अपने संविधान का निर्माण। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट था। मतलब एक औपनिवेशिक प्रशासन के आदेशों को सहने से लेकर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने देश का भविष्य खुद लिखने तक का सफर। हाँ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस समय तक कई सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके तुरंत बाद ना 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। राइट। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत अहम नाम जुड़ता है, सर BN राव का, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा दुनिया भर के संविधानों का जो प्रारंभिक अध्ययन किया गया, वो इस प्रक्रिया की एक बड़ी नींव बना। अच्छा। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है। हाँ, मैंने इस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में काफी पढ़ा है। एक ऐसे समय में जब देश का भूगोल तय नहीं था, रियासतें भारत में शामिल होने या न होने की जद्दोजहद में लगी थीं, क्या ये प्रस्ताव सिर्फ एक आदर्शवादी राजनीतिक भाषण था या फिर ये वास्तव में उस भव्य इमारत का कोई ठोस ब्लूप्रिंट था जिसे वे बनाने जा रहे थे? मैं आपको बता दूं, ये कतई महज एक भाषण नहीं था। उद्देश्य प्रस्ताव एक तरह से ना पूरे संविधान का दार्शनिक और वैचारिक कंकाल था। अच्छा। ये दुनिया को और खुद भारतीयों को ये बता रहा था कि जिस नए राष्ट्र का जन्म होने वाला है, उसका चरित्र आखिर कैसा होगा। इसने स्पष्ट किया कि भारत एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य होगा, राइट, जहां सत्ता का स्रोत सीधे जनता होगी और जहां अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाएगी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना या प्रिएम्बल का रूप लिया, जो आज भी हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है।
वाह। और इस दार्शनिक कंकाल में कानूनी मांस और रक्त भरने का काम जिस समिति को सौंपा गया वो थी संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, मतलब प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ बिल्कुल। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ, जिसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें आजाद भारत के संविधान का पिता और आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को सिर्फ एक कानूनी ड्राफ्टर के रूप में देखना ना, उनके योगदान को बहुत कम आंकना होगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि संविधान सभा एक बेहद विविध समूह था। इसमें जमींदार, रियासतों के प्रतिनिधि भी थे और समाजवादी विचारधारा के लोग भी। इसमें अलग अलग धर्मों, जातियों और भाषाई समूहों के पैरोकार बैठे थे। तो ऐसे में तो टकराव होना लाजमी था। एग्जैक्टली। जहां इतनी विविधता हो, वहां किसी भी मुद्दे पर तीखे वैचारिक टकराव होना तो तय है। डॉक्टर अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिभा थी ना, वो उनकी अद्भुत संश्लेषण या सिंथेसिस की क्षमता थी। सिंथेसिस साहब का मतलब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, अमेरिका के मौलिक अधिकार, आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व, इन सभी को समझना और उन्हें भारतीय समाज की जो जटिल सामाजिक आर्थिक वास्तविकता है उसके सांचे में इस तरह ढालना कि वो सर्वसहमति या कंसेंसस प्राप्त कर सकें। ये एक असाधारण बौद्धिक नेतृत्व का प्रमाण था। हाँ, ये बात ना स्रोतों में दिए गए एक आंकड़े से और भी स्पष्ट हो जाती है। ये आंकड़ा सच में हर किसी को हैरान करने वाला है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। बिल्कुल, 60 देश। अब जरा उस दौर की कल्पना कीजिए सुनने वालों। ना कोई इंटरनेट था, ना गूगल सर्च और ना ही PDF दस्तावेज डाउनलोड करने की कोई सुविधा थी। दुनिया भर से भौतिक रूप से किताबें और दस्तावेज मंगाना, उन्हें पढ़कर उनका निचोड़ निकालना, हाँ? और फिर ये तय करना कि क्या भारत के लिए उपयुक्त है और क्या नहीं, ये मतलब एक महाकाव्य स्तर का काम था। और ये सब बिना किसी जल्दबाजी के किया गया, पूरी लोकतांत्रिक बहस के साथ। इस पूरी निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। बाप रे, लगभग 3 साल। हाँ, और इस दौरान लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए पहले ड्राफ्ट पर ना 114 दिनों तक संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई थी। 114 दिन? जी। हर एक अनुच्छेद, हर एक क्लॉज और कभी-कभी तो शब्दों के चयन पे भी गर्मागर्म चर्चाएं हुईं। जनता और प्रेस से सुझाव लिए गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पारदर्शी लोकतांत्रिक बौद्धिक व्यायाम था। और इसी अटूट मेहनत, बहस और समझौते की जो लंबी प्रक्रिया थी, उसका अंतिम परिणाम 26 नवंबर 1949 को सामने आया, जब भारतीय संविधान सभा ने गर्व के साथ इस संविधान को पारित और अंगीकृत कर लिया। राइट। और इस दिन की महत्वता को देखते हुए ना, भले ही पूरा संविधान बाद में लागू हुआ हो, लेकिन कुछ चीजें तुरंत लागू की गईं। जैसे नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से जुड़े जो 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, उन्हें 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया था, ताकि नए राष्ट्र का काम सुचारू रूप से शुरू हो सके। क्या बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा का सारांश निकालें, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी के एक मामूली व्यापारिक चार्टर से शुरू हुई एक विदेशी कंपनी की कहानी, सत्ता के लालच 1773 से शुरू हुए अनगिनत रेगुलेटिंग एक्ट्स, 1857 की क्रांति के बाद क्राउन के सीधे शासन, 1909 के दर्दनाक सांप्रदायिक विभाजनों और 1935 के जटिल प्रशासनिक ढांचों से गुजरती है। बिल्कुल। और ये लंबी यात्रा अंततः 26 नवंबर 1949 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के अपने हाथों से रचे गए संविधान पर आकर पूर्ण होती है। ये कोई साधारण कानूनी किताब नहीं है। ये एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जो एक राष्ट्र के सदियों लंबे संघर्ष, उसकी आजादी की कीमत और एक समानता आधारित बेहतर भविष्य की आकांक्षाओं को अपने हर पन्ने पर समेटे हुए है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। ये सचमुच एक अकल्पनीय यात्रा रही है। एक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी के थोपे गए नियम कानूनों के अधीन रहने से लेकर देश की अपनी जनता द्वारा गर्व से हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने तक का ये सफर, ये आधुनिक इतिहास की सबसे महान लोकतांत्रिक जीतों में से एक है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरी कहानी में ना एक सवाल है जो अभी भी अनुत्तरित है, और ये सवाल हमारे स्रोतों से ही बाहर आता है।
ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। हाँ, अंगीकृत भी हो गया था। राइट। इसे उसी दिन अंगीकृत कर लिया गया था और इसके कुछ जरूरी हिस्से तुरंत लागू भी कर दिए गए थे। लेकिन इस पूरे संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, भारत को आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र घोषित करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया गया। सोचने वाली बात है कि आखिर संविधान निर्माताओं ने पूरे 2 महीने का ये इंतजार क्यों किया? जब आजादी की इतनी लंबी लड़ाई के बाद नियम कानूनों की किताब तैयार थी, तो उसे पूरी तरह से खोलने और लागू करने में 2 महीने क्यों लगाए गए? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? उस 26 जनवरी की तारीख में ऐसा क्या खास ऐतिहासिक महत्व छिपा था जिसने 26 नवंबर की इतनी बड़ी उपलब्धि को भी कुछ समय के लिए थामे रखा? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में गहराई से छिपा है और ये हमारे सुनने वालों के लिए खुद सोचने, खोजने और इस ऐतिहासिक रोमांच का हिस्सा बनने का एक बहुत ही शानदार विषय है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ते रहिए, अतीत से सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।